मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आ गए ना सभी लोग, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट पैरामीटर कौन कौन से हैं अगर हम किसी डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में बात करते हैं, और उनमें अंदर क्या क्या होता है, हमने इसके बारे में बात किया था। दो क्वेश्चन रह गए थे। पहला क्वेश्चन था कि सर हमारे पास जो डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें हम ऊपर वाले सेक्शन को हम एनरिचिंग सेक्शन या फिर रिएक्टिव हैंग सेक्शन कहते हैं, और नीचे वाले सेक्शन को, फीड ट्रे से नीचे वाले सेक्शन को हम स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों? दूसरी बात है कि डिफरेंट पैरामीटर जैसे कि उसमें फेज है, उनके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्स रेशियो के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ ट्रे के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, वो हमें थोड़ा डिस्कस करना था, है ना। तो हम सेकेंड टॉपिक में इसमें डिस्कस कर लेंगे आज। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ऐसे बड़े बड़े कॉलम दिखाई देंगे। इनको हम इन्हीं सभी कॉलम को हम क्या बोलते हैं? इनको हम डिस्टिलेशन कॉलम बोलते हैं। जो आपको हम ओवरफ्लो स्टीम के बारे में बात कर रहे हैं, जो टॉप से वेपर निकलती हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो, ये वेपर निकलती हैं। और जो वेपर वाली लाइन होती है, ज़्यादातर क्या होता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई तो होता ही है, इंसुलेटेड लाइन होती है, उनमें इंसुलेशन प्रॉपर तरीके लगा होता है, और फिर इसको हम कंडेंसर में ले जाते हैं। ठीक, तो ये देख सकते हो आप, ऐसे कॉलम होते हैं इंडस्ट्री में। ऐसे बहुत सारे कॉलम आपको मिल जाएंगे देखने को। दूसरा फिगर ये है हमारे सामने, इसमें आप देख सकते हो ये हमारा फीड यहाँ से हम कर रहे हैं, और देखो ऊपर से जो आप रिफ्लेक्स डाल रहे हो, रिफ्लेक्स आप यहाँ से डाल रहे हो, देखो। सो लास्ट वाली ट्रे है, वहाँ पर रिफ्लेक्स डाल रहे हो। देख पा रहे हो आप, बिल्कुल रिफ्लेक्स डाल रहे हो लास्ट वाली ट्रे से, और वहाँ से ये ट्रे में कुछ लेवल बिल्डअप हो रहा है। फिर लेवल बिल्डअप जब इस तरीके से हमारी जो इसमें वियर है, यहाँ तक लेवल भरता रहता है, और लेवल जब भर जाता है तो यहाँ से लेवल होता हुआ नीचे आता है। इस तरीके से जो डाउन कमर है, ये ऊपर के लिक्विड को आराम से साइड से होते हुए नीचे लाते हैं, और फिर नीचे वाली प्लेट पर जो इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पर लेवल बिल्डअप होने लगता है। इस तरीके से यहाँ पर मैं बार बार आपको इसे समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये भर जाए। आप हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेसिकली कॉलेज में हैं, तो उन्होंने अभी इंडस्ट्री नहीं देखी है, मगर हमारी कोशिश है कि आप इंडस्ट्री नहीं देखी है, मगर आप इंडस्ट्री में आने से पहले आप सब कुछ इंडस्ट्री के बारे में जान जाओगे। ये हमारा प्रयास है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से है। तो देखा कैसे मटेरियल जो हमारा लिक्विड है कंटिन्यूस क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और जो वेपर है वो वाइट कलर से हमने दिखाई है। वेपर नीचे से उठती हुई आ रही हैं, और जो इनमें जो ट्रे है, ये वाले ट्रे में छेद होते हैं, छेद होंगे, या फिर छेद होगा तो ऊपर बबल कैप, मतलब एक हमारी बाल्ब ट्रे होगी, इसमें ऊपर इस तरीके से ये आपने देखा होगा। डिफरेंट टाइप ट्रे हैं, हम बताएंगे बाद में, विस्तार से पढ़ाएंगे। तो कोई भी अरेंजमेंट हो, वेपर जो है इस तरीके से नीचे की ओर जाएगी। वेपर इस तरीके से उन होल में से होती हुई, होल जो ट्रे के जो सीव है, जो ट्रे है उसके जो छेद हैं, उनके थ्रू वेपर जाएगी, और लिक्विड जो आएगा वो नीचे साइड से आएगा। ठीक है, वेपर जो है वो लिक्विड में होती हुई इस तरीके से, लिक्विड का जो पूल है भरा हुआ उसमें होती हुई ऊपर जाएगी, और फिर इस तरीके फाइनली यहाँ जाएगी। बाद में जो कंडेंसर है वो उनका पूरे तरीके से या फिर आधे तरीके से, मतलब पार्सल या फिर पूरे तरीके कंडेंस कर लेगा, और यहाँ पर लिक्विड मेंटेन हो जाएगा, लेवल बिल्डअप हो जाएगा इस कॉलम में। इसे रिफ्लेक्स ड्रम कहते हैं, और रिफ्लेक्स ड्रम में से हम क्या करते हैं, पंप कुछ हिस्सा जो है, पंप क्या करता है, उस हिस्से कुछ का मटेरियल को लेकर सीधे ऊपर एज ए रिफ्लेक्स ऊपर लास्ट ट्रे में डाल देता है। ठीक, ऐसे यहाँ से जो कंडन से हमारा जो नीचे का लेकर है, इसमें लेस वोलेटाइल ज़्यादा है, वो जाता है यहाँ पर, और इस रिवाइलर में हम क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, यहाँ से हम स्टीम डालते हैं, और स्टीम क्या करते हैं, स्टीम जो है डालते हैं, स्टीम इजीली ऊपर से यहाँ से स्टीम आ रही है, स्टीम जाती है, ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और कंडेंसेट हो गया नीचे यहाँ से निकल जाती है, और इस जो लिक्विड इसको वेपराइज करती है, तो इसका जो कुछ वेपर बनती है वो ऊपर चली जाती है, और जो लिक्विड होता है उसका हिस्सा हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक, अगर हमें लगता है कि कंपोजिशन
अंदर वाला जो गर्म होके जो आ रहा है वो क्वालिफाई करता है कंपोजिशन को, रिक्वायरमेंट को, तो हम उसको लेते हैं। अदरवाइज हम इसमें जाने से पहले ही यहाँ से लाइन ले लेते हैं एज ए बॉटम प्रोडक्ट। इस तरीके से आप देख रहे हो प्रॉपर तरीके से यह डिस्टिलेशन कॉलम है जो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर हम ट्रे काउंट करेंगे तो पहले ट्रे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फिर 16 और 17 प्लेट हैं। ठीक, टोटल 17 प्लेट हैं इस डिस्टिलेशन कॉलम में। चलिए तो आज हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। देखिए ये हमारा एक कॉलम है, ठीक। यहाँ पर हमने फीड किया है तो यह प्लेट है, कोई प्लेट हो सकती है, वो इसे बोलते हैं हम फीड प्लेट। जिस प्लेट पर हम फीडिंग करते हैं उसको बोलते हैं फीड प्लेट। फीड प्लेट से ऊपर का सेक्शन क्या बताया था मैंने, इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन सेक्शन, ठीक, या फिर इसको बोलते हैं एनरिचिंग सेक्शन, समझ गए। और इसके नीचे वाला सेक्शन जो है फीड प्लेट से नीचे वाला सेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग सेक्शन। जैसे मैंने स्ट्रिपिंग सेक्शन बोला आप समझ गए कि सर इसमें तो स्ट्रिपिंग होना चाहिए। अगर इसको हम स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं तो सर फिर इसमें स्ट्रिपिंग होना चाहिए। अगर स्ट्रिपिंग नहीं होती है तो फिर कैसा स्ट्रिपिंग सेक्शन, तो मज़ा नहीं आएगा सर। तो अब यहाँ पर जो है कि स्ट्रिपिंग कैसे होती है वो समझेंगे और ऊपर एनरिचिंग कैसे होती है वो हम समझेंगे, ठीक है। समझिए यहाँ पर जो एक्सएफ है फीड का जो कंपोजिशन है इसमें मोर वोलेटाइल का, मान लेता हूँ कि 50% है। और जो यहाँ से वेपर निकलती हैं जो वेपर निकलती हैं इस वेपर में देखोगे कंपोजिशन, तो भैया ये कंपोजिशन जो है ना, कंपोजिशन जो है इसका बाई एफ, वो बाई कुछ बोल सकते हो, चलो बाई डी बोल दो। तो जो कंपोजिशन है मोर वोलेटाइल का, जो बाई डी क्या है, मोर वोलेटाइल मान लो हमारा एथेनॉल और वाटर मिक्सचर है तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम किसका, एथेनॉल का, तो एथेनॉल क्या हो गया, मोर वोलेटाइल हो गया। तो यहाँ पर मोर वोलेटाइल का यानी एथेनॉल का परसेंटेज कितना, 50% मोर परसेंटेज। वैसे वेपर जो बन के आई है उसमें कितना परसेंटेज है, किसका, मोर वोलेटाइल का, मान लेता हूँ 95% है। तो जो 50 से 95 जो चेंज हो रहा है, ठीक, ये फिनोमेना क्या कहलाता है, एनरिचिंग। क्या कहलाता है, एनरिचिंग कहलाता है। मतलब जो वेपर हैं उनमें कंपोजिशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। यानी वेपर जो हैं यहाँ से वेपर आ रही थी, देखो यहाँ से वेपर आ रही थी, उनमें कंपोजिशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऊपर जो नीचे से कंपोजिशन आ रही वेपर आ रही थी उनमें कंपोजिशन बहुत कम है। उनमें कंपोजिशन क्या हो रहा है वेपर का, मोर वोलेटाइल का बहुत कम है। फॉर एग्जांपल 35% होगा, 20% होगा, बहुत कम होगा। बस जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो फीड का कुछ हिस्सा उसमें मिक्स हो जाएगा। और नंबर 2, जो ऊपर से रिफ्लेक्स हमने डाला है उस रिफ्लेक्स का लगभग पूरा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ऊपर उड़ जाएगा। तो रिफ्लेक्स का पूरा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट और फीड का मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, उसका कुछ हिस्सा मतलब मैक्सिमम पार्ट, और नीचे के जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जा रहा था नीचे से होता हुआ वेपर में, वो सारा कंपोनेंट मिल जाता है मोर वोलेटाइल। तो इस वजह से क्या होता है कि कंपोजिशन फाइनली 95 हो जाता है। बात समझे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में कंपोजिशन मोर वोलेटाइल का बढ़ जा रहा है। मतलब यहाँ से जो वेपर जा रही थी वो ऊपर सेक्शन में जाते ही क्या हुआ, उसमें कंपोजिशन बढ़ जाता है, वो मोर वोलेटाइल से रिच हो जाती है। इसलिए इस सेक्शन को बोलते हैं हम एनरिचिंग सेक्शन। बात समझ गए। मैंने क्या बोला, ऊपर वाले सेक्शन में क्या होता है, जो नीचे से वेपर जा रही है जिसमें मोर वोलेटाइल कम है, 20% है, 30% है, 15% है, 20% है। तो भैया ऊपर जाते समय क्या होता है, एक तो फीड वाला जो वेपर है, फीड में क्या होगा, लिक्विड भी होगा, वेपर भी होगा। नंबर 2, नहीं होगा वेपर तो इसमें नीचे वाले स्टीम जाकर उस गर्म करेंगे, हम आगे बताएंगे अभी।
कैसे होगा ये बताएंगे। तो गर्म करके कुछ वेपर बना देगी, उस वेपर में कुछ मोर वोलेटाइल ज़्यादा होगा, उसको ले लेगी, और जो रेक्टिफिकेशन हमने रिफ्लेक्स डाला है ऊपर से उसकी ले लेगी वेपर को, उसकी मोर वोलेटाइल का मोल ले लेगी, सबका मोर वोलेटाइल मिल जाएगा, और ओवरऑल जो वेपर निकलेगी ऊपर उसमें मोर वोलेटाइल बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा और वो 95 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्स में मैंने पहली बार जो डाला है, हो सकता है कि उसमें रिफ्लेक्स डालने पर जो पहली बार में रिफ्लेक्स हमने डाला है हो सकता है कि वो उसका कंपोजिशन मात्र 90% हो, और दूसरी बार जाएगा वो 95 का जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं फिर 100 का हो जाएगा, 95 है तो 96 हो जाएगा, फिर 96.1 होगा, ऐसे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर हमारा कंपोजिशन 50 से बढ़ के 95% हो जा रहा है, इसलिए इस सेक्शन को हम रेक्टिफाइंग सेक्शन या फिर एनरिचिंग सेक्शन कहते हैं। चलिए कहते क्या हैं इसको हम पहले समझते हैं, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है। अब समझिए सारी कहानी खेल क्यों क्या होता है, यही आज हमारा टॉपिक मेन टॉपिक है इस लेक्चर का। ये कोई प्लेट है, हम मान सकते हैं ये प्लेट जो है फीड प्लेट से ऊपर की प्लेट है। फॉर एग्जांपल ये फीड प्लेट है और इससे ऊपर फीड प्लेट ये वाली है, मान थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक, तो इससे ऊपर की प्लेट है। अब इससे ऊपर की प्लेट है, इसमें क्या हो रहा होगा, एक तो लिक्विड इस पर आ रहा होगा वो एल होगा, ठीक, और लिक्विड इससे जा रहा होगा स्टीमिंग सेक्शन में वो एल डैश होगा या एल बार होगा। इसमें वेपर जा रही होगी यहाँ पर वो बी बार होगी स्टीमिंग सेक्शन के इसलिए, और यहाँ से इस पर आ रही होगी वेपर वो एल बी बार होगी, और इससे जा रही होगी वेपर वो बी होगी। समझ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर जो नीचे से वेपर आ रही थी और ऊपर से लिक्विड आ रहा था, इसके बीच में क्या हो रहा है, इनकी मिलावटी हो रही है, दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं। बात समझे, ऊपर से लिक्विड गिर रहा है और नीचे से वेपर आ रही है, इन दोनों का क्या हो रहा है आपस में, इन दोनों का आपस में कांटेक्ट हो रहा है। समझे। अब इनकी कहानी क्या है वो समझो। ये यहाँ पर लाइन हो गई, ऊपर से जो आ रही है उसमें क्या हो रहा है कि मान लेता हूँ कि 6 मॉलिक्यूल हैं, वो मोर वोलेटाइल के हैं, ऊपर से आएगा उसका कंपोजिशन उसमें क्या होगा, लेस वोलेटाइल कम होगा। मान लेता हूँ 2 मॉलिक्यूल जो है लेस वोलेटाइल के हैं, जो ऊपर से एल आ रहा है रिफ्लेक्स आ रहा है उसमें 2 मॉलिक्यूल लेस वोलेटाइल के हैं और 6 मॉलिक्यूल के हैं वो मोर वोलेटाइल के हैं। समझ गए। अब यहाँ से जो आ रहा था वो आ रही थी वेपर वी डैश, ये तो एल है, ये वेपर वी डैश। यहाँ से जो क्या हो रहा है, यहाँ पर नीचे मॉलिक्यूल, यहाँ पर मटेरियल गिरा होगा, उसमें ज़्यादातर तो पार्ट लेस वोलेटाइल होगा, और रिवाइलर ने गर्म किया होगा वो वाली वेपर होंगी। उसमें क्या होगा कि 6 मॉलिक्यूल लेस वोलेटाइल के हैं, ठीक, और 2 मॉलिक्यूल मोर वोलेटाइल के हैं। बात समझ गए। अब इनको समझिए आप ध्यान से क्या कहानी। अब दोनों जो क्या कर रहे हैं आपस में मिल रहे हैं। अब जो मिल के करेंगे क्या, देखो ध्यान दो, ऊपर से जो नीचे से वेपर आ रही है, समझ रहे, इसके पास अपनी हीट है, क्या है, हीट है, ये वेपर है, अभी ये क्या है, ये वेपर है, और ऊपर से जो गिर रहा है वो क्या है, लिक्विड है। अब इनके पास ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, इनका कांटेक्ट हो रहा है, तो मास एज ए मास भी कांटेक्ट में आ रहे हैं और एज ए हीट भी कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो अब ये क्या करने वाले हैं, ये आपस में हीट का भी ट्रांसफ़र करने वाले हैं और मास का भी ट्रांसफ़र करने वाले हैं। बात समझ आई, कैसे करने वाले हैं देखो। अब क्या होगा, ऊपर से लिक्विड आ रहा है, लिक्विड जो आ रहा है फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं लिक्विड नीचे से पहले वेपर बना, वेपर बन के कंडेंसर में कंडेंस हुआ, और कंडेंसर में कंडेंस होने के बाद रिफ्लेक्स ड्रम में गया, रिफ्लेक्स ड्रम के बाद हमने ऊपर लास्ट प्लेट से डाल दिया, लास्ट प्लेट से डाला जो रिफ्लेक्स था वही जो रिफ्लेक्स आ रहा है। मतलब इसका टेम्परेचर जो सिर्फ कंडेंस हुआ है, इसका मतलब सिर्फ लेटेंट हीट हमने रिमूव किया है इसकी, यानी जस्ट लाइक ये टेम्परेचर होगा अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। ठीक, जब कोई मिक्सचर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है तो हम बोलते हैं बबल पॉइंट, बबल जो क्या है बबल पॉइंट पे है, मतलब टेम्परेचर जो है ये वेपर नहीं है, लिक्विड है, बस लिक्विड ही, मतलब जस्ट अगर थोड़ी हीट दोगे तो वेपराइज हो जाएगा,
हमारी बात समझ रहे हो। ये क्या कर रहा है, ये दोनों अभी लिक्विड स्टेट में है, ये जो लिक्विड स्टेट में है, बट ये वेपराइज होने वाला है। ये जो है, ये जो लेस वोलेटाइल और मोर वोलेटाइल का मिक्सचर है, बट क्या है, इससे सिर्फ और सिर्फ अभी बिल्कुल नभी भी लेटेंट हीट हमने रिमूव की है। अभी हमने इससे लेटेंट हीट को रिमूव किया है, बस अभी थोड़े से एनर्जी देंगे और तुरंत ये वेपराइज हो जाएगा। हमारी बात को समझ रहे हो, थोड़ी सी एनर्जी लेगा और वेपराइज हो जाएगा, इसकी ये कंडीशन है। और उसमें ज़्यादातर कौन सा है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। मोर वोलेटाइल को अगर आपको मान लो मिक्सचर है मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल का, एनर्जी मिलेगी तो सबसे पहले वेपराइज कौन सा होगा, ये क्वेश्चन जान लो पहले। कोई आपसे पूछे दो कंपोनेंट हैं, लेस वोलेटाइल और मोर वोलेटाइल, इनका मिक्सचर है, अगर हम एनर्जी देंगे तो सबसे पहले वेपराइज कौन सा होगा, तो सबसे पहले वेपराइज वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो मोर वोलेटाइल सबसे पहले वेपराइज होगा। बस समझ गए, क्लियर है बात। तो हम क्या नीचे जो आ रहा है मॉलिक्यूल, अच्छा मैंने बोला सबसे पहले वेपराइज कौन सा होगा, तो आपने कहा सबसे पहले वेपराइज होगा मोर वोलेटाइल। अच्छा, और एनर्जी अगर निकाल लें तो सबसे पहले कंडेंस कौन सा होगा, तो सबसे पहले कंडेंस होगा लेस वोलेटाइल। दोनों बातें लिख लो, ठीक, मैं लिखवा देता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ़ गिवन हीट, अगर हम मिक्सचर को हीट क्या करें दें, देन मोर वोलेटाइल वेपराइज फर्स्ट, ठीक। अगर हम हीट देते हैं तो सबसे पहले वेपराइज कौन सा होता है, मोर वोलेटाइल सबसे पहले वेपराइज होता है। और दूसरी लाइन लिखो, इफ़ टेकन हीट, अगर हम हीट ले लें, मतलब हीट को वो लूज कर दें, ठीक, लूज लिख रहे, लूज, अगर हीट को लूज कर दें, देन लेस वोलेटाइल कंडेंस फर्स्टली, क्यों, क्योंकि बड़ा मुश्किल से तो वेपराइज हुआ था यार, अभी वेपराइज हुआ है बड़े मुश्किल से, और तुरंत हीट ले ली तो तुरंत कंडेंस हो जाएगा। और भाई जो अपना जो मोर वोलेटाइल उसको आपने हीट दी, वेपराइज हो गया, और हीट दी तो क्या हो, और एनर्जी आ गई, तो अब उसको कंडेंस करने में टाइम लगेगा। तो एनर्जी लेने पर, एनर्जी लूज करने पर, तो पहले कौन कंडेंस होगा, लेस वोलेटाइल, इतना दिमाग में रखिए। अब आ गया ये अब देखिए कहानी क्या हो रही है। मैंने बोला नीचे से जा रही पेपर, उनमें लेस वोलेटाइल जो है ज़्यादा है, 6 मॉलिक्यूल है, और मोर वोलेटाइल जो है वो 2 मॉलिक्यूल है सिर्फ। समझ गए बात को। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हमने इसको टच में आएंगे दोनों, ये जो है इसके पास क्या है, इसके पास अपनी सेंसिबल हीट तो है ही, बॉइलिंग पॉइंट के लायक, साथ में कुछ लेटेंट हीट भी है, लेटेंट हीट इसके साथ में, यानी नीचे वाली स्ट्रिंग के पास हीट जो है ज़्यादा है, मगर इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल हीट जो बॉइलिंग पॉइंट के लायक है वही है, और लेटेंट हीट इसके पास नहीं है। तो अब क्या होगा, हीट जो है वेपर से लिक्विड में ट्रांसफ़र होगी। जैसे ही ट्रांसफ़र होगी तो देखो जो ऊपर से लिक्विड और वेपर का मिक्सचर आ रहा है, बट वो हाई मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल का मिक्सचर आ रहा है ऊपर से लिक्विड के फॉर्म में। जैसे ही वेपर की हीट लिक्विड को मिलेगी तो सबसे पहले हीट मिलते ही कौन वेपराइज होगा, तो इफ़ हीट गिवन देन मोर वोलेटाइल वेपर फर्स्टली। तो सबसे पहले मेरे प्यारे क्या होगा, हीट जैसे वेपर लिक्विड को देगी, टच में आते ही जो 6 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तुम्हें ना, जो फटाक से भैया ये कहेंगे हमें वेपराइज होने दो, उड़ने दो, बहुत जल्दी उड़ने दो, तो ये 6 मॉलिक्यूल के 6 मॉलिक्यूल फटाक से ऊपर पहुंच जाएंगे। समझ गए, हीट आपने दे दी है, और हीट दोगे जब तो ऐसा होगा कि 6 मॉलिक्यूल में से 6 के 6 मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे, और उस हीट से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं लेस वोलेटाइल के वो ऊपर नहीं जाएंगे, वो भैया नीचे आ रहे हैं समझ गए बात, वो क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से जो कंडेंस हमने रिफ्लेक्स दिया था उसमें 8 मॉलिक्यूल थे, 6 तो मोर वोलेटाइल के और 2 लेस वोलेटाइल के, उनके 2 मॉलिक्यूल भैया नीचे आ गए और 6 के 6 ऊपर चले गए। अब यहाँ कहानी देखो क्या हो गई, अब जैसे हीट आपने लूज की, जो वेपर थी लूज की, तो सबसे पहले 6 मॉलिक्यूल थे लेस वोलेटाइल के, जो यहाँ भाग गए नीचे को, कंडेंस हो गए, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और 2 ऊपर से आ रहे थे, जे भी किसके थे, लेस वोलेटाइल के, तो 2 जे मिल गए और 6 जे मिल गए।
ठीक, तो कितने हो 8 हो गए। जे लेस वोलेटाइल के नीचे 8 मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए। और एनर्जी देने पर लेस वोलेटाइल के पहले होंगे कंडेंस, और जे जो हैं ये वाले मोर वोलेटाइल के जे कंडेंस अभी नहीं हुए, क्योंकि इतनी एनर्जी जो दी है वो इतनी नहीं दी है कि जे भी कंडेंस हो जाए। ये क्या ऊपर चलते जा रहे हैं, तो 6 वो और 2 यहाँ वाले नीचे वाले जो इसके थे लिक्विड के जो वेपर में कन्वर्ट हुई थी उसके 2 मॉलिक्यूल जोड़ दिए तो 8 मॉलिक्यूल हो गए। हमने क्या सीखा, जैसे ही लिक्विड ऊपर का नीचे के वेपर कॉन्टैक्ट में आएंगी तो मोर वोलेटाइल जो है वो पहले वेपर आ जाएगा, और नीचे का मोर वोलेटाइल जो है कंडेंस होगा नहीं, क्योंकि इसने इतनी एनर्जी रिलीज नहीं की। अभी और ठंडा करेंगे तब तो ये भी कंडेंस हो जाएगा, तो हमारा ऊपर नहीं जा पाएगा ये 2 मॉलिक्यूल जो हम ले जाना चाहते हैं ऊपर मोर वोलेटाइल, मतलब प्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो मेरे प्यारे ऊपर क्या हुआ, ऊपर 8 मॉलिक्यूल हो गए लेस मोर वोलेटाइल के, और नीचे 8 मॉलिक्यूल हो गए किसके, लेस वोलेटाइल के। तो लेस वोलेटाइल पूरा नीचे चला जाएगा और मोर वोलेटाइल पूरा ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर प्योरिटी लगभग 100% हो जाएगी। बात समझ गए। इस तरीके से एनर्जी का एक्सचेंज इनके बीच में होगा। अच्छा, तो ऊपर वाला सेक्शन में क्या हुआ, ऊपर वाले सेक्शन में जैसे आप बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो कंपोजिशन है वेपर का वो उसमें मोर वोलेटाइल बढ़ता जा रहा है, यानी मोर वोलेटाइल से कंपोजिशन क्या रिच होता जाता है। इसलिए फीड ट्रे से ऊपर वाले सेक्शन को क्या बोलते हैं, उसको हम एनरिचिंग सेक्शन बोलते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ में क्या होता है कि ये तो मॉलिक्यूल 6 और 2 8 तो हम देख लिए, बट हो सकता है कि इसके साथ में जो फीड डालेंगे ना, फीड में अगर 6 मॉलिक्यूल तो हैं क्या बोलते हैं उसको मोर वोलेटाइल के, 6 हैं लेस वोलेटाइल के, तो क्या होगा, ये जो वेपर है इसको भी गर्म करेगी। जब वेपर गर्म करेगी तो 6 में से हो सकता है कि 5 ऊपर वेपराइज हो जाएँ मोर वोलेटाइल के, तो ये 5 और 8 5 यहाँ जुड़ जाएंगे तो 13 हो जाएंगे। एक नहीं हो पाए, एक नीचे आ जाएगा, इसी वजह से समझ गए उसको। तो इस तरीके से भी फीड के भी हिस्सा ऊपर चला जाता है। तो ये तो डेफिनेशन थी कि एनरिचिंग सेक्शन की। अब क्वेश्चन जो आता है कि नीचे वाले को स्ट्रिपिंग सेक्शन क्यों कहते हैं। फीड ट्रे, ये फीड यहाँ से है, ठीक। अब स्ट्रिपिंग का क्या मतलब है, स्ट्रिपिंग का मतलब है कोई लिक्विड मिक्सचर है, इस लिक्विड में हमारे 2 चीज़ें हैं, एक तो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब है बी लेस वोलेटाइल, और सॉल्यूट का मतलब है मोर वोलेटाइल, ठीक। ये ऊपर से लिक्विड की फॉर्म में आएगा, नीचे जाएगी वेपर कौन सी है, ए वाली जो रिवालर से वेपर बन रही है वो वाली, ये वेपर जाएगी। और वेपर क्या करे, ए वाली वेपर क्या करे, ये वेपर इनमें से ए को लेके ऊपर निकल जाए, समझ गए। तो हमने क्या किया, किसी लिक्विड मिक्सचर में से किसी भी डिजायर कंपोनेंट को बाय द हेल्प ऑफ वेपर हमने अलग कर लिया, नीचे से वेपर जा रही है, इस प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहते हैं, ठीक। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या है, किसी लिक्विड मिक्सचर में से किसी एक कंपोनेंट को बाय द हेल्प ऑफ वेपर या स्टीम या गैस, नीचे से क्या जा रही है, वेपर जा रही है, हम अलग कर रहे हैं। तो यहाँ से जो वेपर जा रही है इसमें से क्या हो रहा है, वेपर क्या कर रही है, वेपर मान लो लेस वोलेटाइल तो कंडेंस हो गया, और जो मोर वोलेटाइल था वो कंडेंस हुआ नहीं, मतलब कुछ तो वेपर बची, वो वेपर क्या करे, इस वाले हिस्से को ये हिस्सा फीड का हो सकता है, ठीक है, मतलब जो हमने लिक्विड डाला है मिक्सचर वो फीड का हो सकता है, या फिर हमारा ऊपर से रिफ्लेक्स आ रहा है वो हो सकता है, पर उसका जो कंपोनेंट ए है मतलब मोर वोलेटाइल उसको लेके ये ऊपर क्या हो रहा है, भाग जा रहा है, इसी प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग सेक्शन स्ट्रिपिंग कहते हैं। और आप देख रहे हो ए यहाँ पर हो रहा है, यही तो हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम नीचे वाले सेक्शन को स्ट्रिपिंग सेक्शन कहते हैं। स्ट्रिपिंग सेक्शन मतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो स्ट्रिप आउट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ वेपर विच इज क्रिएटेड फ्रॉम द रिवालर सेक्शन, ओके। तो मुझे लगता है काफ़ी मोटा आपको आइडिया लग गया होगा। हम जब और चीज़ें डिस्कस करेंगे तो और बचे हुए भी जो आपके सवाल हैं वो दूर हो जाएंगे। चलिए कुछ पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं हम, कुछ पैरामीटर इसके। सबसे पहला पैरामीटर है डिस्टिलेशन कॉलम का, फ्लो रेट, कामा कंपोजिशन एंड सिंपल। अभी हम थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, ठीक। इसको अपनी भाषा में जो बच्चा हो ले सकते हो। तो ये तो इसमें हम इतना कहना चाह रहे हैं कि मान लो कोई भी हमारे पास
कोई भी कॉलम है ना, तो इस कॉलम में हम दे रहे हैं फीड। तो इस कॉलम की एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि फीड हमने किस प्रकार का दिया है। ये फीड हमने दिया है, इसमें पहले तो ए का कितना परसेंटेज है, मतलब मोर वोलेटाइल का, और बी का कितना परसेंटेज है, ये वाली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि इसकी कंपोजिशन के बारे में बात हो गई। तो कंपोजिशन जिस प्रकार का होगा उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ पेड़ लगानी पड़ेंगी, और कॉलम के फिर ऊपर जो पेपर बनेगी उस पेपर में ए का कितना परसेंटेज है वो इस आधार पर डिपेंड करता है कि हमने आप फीड में कितना परसेंटेज है ए का। समझ गए? पेपर में अगर हमारी फीड में अगर ज़्यादा परसेंटेज है ए का, तो इसका मतलब है कि जो पेपर में ए है वो भी ज़्यादा होने के चांस हैं। समझ गए? अगर फीड में ए कम है तो फिर पेपर में भी ए होने के चांस कम है, पहली बात। नंबर 2, स्टेट। जो फीड जा रही है उसमें हो सकता है कि फीड पूरी तरह के लिक्विड हो, यानी ए और बी दोनों लिक्विड का मिक्सचर हो सकता है कि दोनों वेपर का मिक्सचर हो सकता है कि ये दोनों लिक्विड और वेपर का मिक्सचर हो। ठीक, मतलब या तो पूरी वेपर हो या फिर पूरी लिक्विड हो या फिर लिक्विड वेपर का मिक्सचर हो। ये कोई भी कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है, ये बात ध्यान रखिए। लिक्विड और वेपर का जब मिक्सचर होता है तो उसे बोलते हैं 2 फेज मिक्सचर। तो ये 2 फेज मिक्सचर यहाँ पर हो सकता है। समझ गई बात? तो यहाँ पर जो सिस्टम में हम फीड दे रहे हैं उस फीड का प्रेशर क्या है, उस फीड का टेम्परेचर क्या है, इन सब चीज़ और उसकी फेज क्या है, तो इन सब चीज़ों के आधार पे क्या होता है, हम फाइनली किसी भी डिसीजन कॉलम की एफिशिएंसी निकल के आती है और उसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट डालिए। रिक्वायर्ड या द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ सेपरेशन। अगर हम डिग्री ऑफ सेपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इस टर्म से हमारा मतलब ये है कि फीड हम दे रहे हैं, फीड में जो मोर वोलेटाइल है 50% है और यहाँ पर ये 90% है। तो हमने कितना अंतर किया, 50 से 90, 40 की डिफरेंस लेके आए। तो हमारे कहने का मतलब जो दूसरा सेक्शन ऐसा है जिसमें हमने 50 डाला और ऊपर से लिया है 99, तो दूसरे सेक्शन में हम इसको डिफरेंस हमने बढ़ा दिया है। इसका मतलब दूसरे वाले कॉलम का जो डिग्री ऑफ सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। डिग्री ऑफ सेपरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों पे हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है और हमें काम करते हैं। कोई भी डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें हमारी कोशिश होती है कि अगर ए और बी 2 हैं तो ऊपर ए जो है पूरा पूरा ए मिल जाए और बी जो है पूरा पूरा नीचे मुझे बी मिल जाए, ये हमारी कोशिश होती है। ऊपर जो हमें मिलता है, ऊपर जो भी मिलता है, हालांकि वो हम चाहते हैं कि 100% मिले, मगर वो कई बार 99 मिलता है, 99 पॉइंट समथिंग मिलता है, 95 मिलता है, तो वो जो है उसको हम बोलते हैं टॉप प्रोडक्ट। जो हिस्सा हम फाइनली कॉलम से बाहर निकालते हैं, हम कहीं अपने स्टोर करते हैं, फिर बाद में सेल करते हैं, फिर फर्दर प्रोसेस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉप प्रोडक्ट। और जो यहाँ मुझे बॉटम से मिलता है इसको बोलते हैं, नीचे से मिलता है उसको बोलते हैं बॉटम प्रोडक्ट। ठीक, मैंने बोला था कि रिवॉल्वर में ले जाते हैं, फिर उसको हम गर्म करते हैं, वेपर बन जाती हैं, वो हम कॉलम में बॉटम से भेज देते हैं, और अगर जो बचा हुआ लिक्विड होता है उसको हम एज ए बॉटम प्रोडक्ट ले लेते हैं। कई बार हम कॉलम रिवॉल्वर में जाने से पहले भी मटेरियल को एज ए बॉटम प्रोडक्ट लेते हैं। तो जो नीचे से हम फाइनली प्रोडक्ट लेते हैं उसको हम बॉटम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते सर इसमें हम कैसे आपकी बात मान लें कि दो जो फीड होता है वो फीड वेपर होता है, हम तो सुना है कि 2 लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो भैया यहाँ पर 2 वेपर को भी अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले लें एयर, तो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ें हैं। बॉइलिंग पॉइंट को देख लें तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है 195 है -डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑक्सीजन देख लें इसका -183 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन वो देखो कम, मुझे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, मतलब माइनस में से उल्टा है, कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और ऑक्सीजन का क्या है, हाई है।
समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो मेरे प्यारे, हम इसको डिस्टिलेशन जब करते हैं तो नीचे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन नीचे से मिलती है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर बॉटम प्रोडक्ट है, बॉटम प्रोडक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन मुझे ऊपर से मिलती है यहाँ से, तो इसलिए नाइट्रोजन जो है हमारे लिए टॉप प्रोडक्ट है। ठीक, तो इस तरीके से हम दो कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं। नाइट्रोजन जो है अगर बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी की है तो हम इसका यूज हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर स्पेशली हमें इसकी ज़रूरत है। जैसे कई बार हमारे पास कोई कॉलम है, कोई कन्फाइंड स्पेस है, जैसे कोई भी हमारे पास छोटा सा रिएक्टर है या कोई टैंक है, अगर मुझे उसके अंदर हमें लगता है कि मुझे वेल्डिंग करनी है, कहीं पर क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है, तो वेल्डिंग करते समय क्या होता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और माहौल अच्छा है तो आग लग सकती है। तो हम वहाँ पर इनर्ट मीडियम क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की पर्जिंग कर देते हैं, मतलब चारों ओर नाइट्रोजन क्या करते हैं, भर देते हैं पूरी तरीके से, जिससे क्या होता है अंदर का मीडियम जो है इनर्ट हो जाता है। तो हम अगर हमारी नाइट्रोजन 99.9% तक मुझे प्यूरी मिल गई, यहाँ पर जो प्यूरीफाइड हाईली प्यूरीफाइड नाइट्रोजन मिल जाती है, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे कन्फाइंड स्पेस वगैरह में हम क्या करते हैं, उसको भर दे इनर्ट मीडियम कर देते हैं, इसको ब्लैंकेटिंग वर्ड यूज करते हैं। अगर हम कहीं पर नाइट्रोजन की पर्जिंग कर रहे हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं ब्लैंकेटिंग। ठीक, तो ये ब्लैंकेटिंग कर देते हैं। तो अगर 99.99% की अगर मुझे मिली हुई है, नाइट्रोजन मिल जाती है प्यूरिफिकेशन द्वारा, तो हम उसको एज ए इनर्ट मीडियम क्रिएट करने के लिए एज ए ब्लैंकेटिंग हम उसका यूज कर लेते हैं। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से क्या है, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे कि दूसरी बात क्या है, ऑक्सीजन के बारे में बात करें। अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है बहुत ही सुपर तरीके से मिल गई है, बहुत ही प्यूरीफाई मिल गई है, बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिल गई है, मतलब ऐसे मान चलो कि मोर देन 99% मिल गई है, मोर देन 99% की मुझे ऑक्सीजन मिल गई है। तो इस ऑक्सीजन के यूज हम क्या कर सकते हैं, तो इसका यूज हम कर सकते हैं कि स्टील वेल्डिंग कर सकते हैं, वो स्टील प्लांट में कर सकते हैं। स्टील प्लांट में हम स्टील बनाने में हम इस ऑक्सीजन का यूज करते हैं। बात समझ गए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब करते हैं, बहुत ही इसमें हम यूज कर लेते हैं। ठीक, अगर बहुत प्यूरीफाई मिल गई है मुझे तो हम इसका यूज हम स्टील प्लांट में कर सकते हैं, स्टील बनाने के लिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नाइट्रोजन जो है अगर बहुत प्यूरीफाई नहीं है, अगर बहुत प्यूरीफाई नहीं है, अगर 98% समथिंग है, 99 नहीं 98% अगर है, ठीक, अप्रॉक्स 98% है, तो ऐसे केस में नाइट्रोजन का यूज हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के हम बना लेते हैं क्या क्या बोलते हैं उसको, अमोनिया बना लेते हैं हैवा प्रोसेस से फर्टिलाइजर प्लांट में। फर्टिलाइजर प्लांट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर हमें लगता है कि नाइट्रोजन अप्रॉक्स प्योर नहीं है, 90% प्योर है, तो इसका यूज हम ऑक्सीजन लेने के लिए मतलब मेडिकल तौर पे कर सकते हैं, है ना। अगर 90% तक है तो वो हमारी मेडिकल पर्पज़ के लिए अच्छी है। जो आपका कोरोना काल में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, वो बहुत ही प्यूरीफाइड ऑक्सीजन जरूरत नहीं है। बहुत प्यूरीफाइड ऑक्सीजन हमें नहीं दी जाती है। जब हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं तो वो 90% तक की होती है, तो अच्छी रहती है हमारे लिए, बेनिफिशियल है। क्योंकि अंदर जाके ऑक्सीजन क्या कहते हैं, बहुत तेज़ी से अगर बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई होती है तो बर्निंग जो तेज़ी से होती है खाने की, और उसमें क्या है कि और कई दिक्कतें क्रिएट होना शुरू कर जाती हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है और चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत ही प्यूरीफाइड ऑक्सीजन जरूरत नहीं होती है, 90% है, ठीक है, उससे ज़रूरत नहीं, उससे कम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 95 है 90 तक चलेगा, तो वहाँ पर हम इसका यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आपको इनमें क्या करना है,
अगर आपको ये जो कंपोजिशन वाली हम बात कर रहे थे कि अगर आपको ये कंपोजिशन बढ़ानी है, सेपरेशन, डिग्री ऑफ सेपरेशन बढ़ाना है, आप चाहते हो कि 95% मुझे नाइट्रोजन मिला है, बट मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 100%, 99.9%। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ ट्रे जो है अंदर लगी हुई हैं वो बढ़ाना पड़ेगा। बस समझे, अगर सेपरेशन आपको बढ़ाना है तो नंबर ऑफ ट्रे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और आपको साथ में रिफ्लक्स रेशियो भी बढ़ाना पड़ेगा, रिफ्लक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया रिफ्लक्स बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में हमारा रिवर्सल लोड बढ़ेगा, कंडेंसर लोड बढ़ जाएगा। कंडेंसर लोड बढ़ने का मतलब है कि स्टीम कंजम्पशन बढ़ जाएगा। रिवाइल मतलब कंडेंसर लोड बढ़ने का मतलब है कि जो कूलिंग वाटर हम यूज कर रहे हैं वो उसका कंजम्पशन हमारा बढ़ जाएगा। अगर रिवाइलर हम लोड बढ़ने की बात कर रहे हैं मतलब हमें स्टीम कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो हालांकि दोनों का मतलब है पैसा बढ़ जाएगा, जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। तो इन दोनों टर्म में हम बात कर सकते हैं कि जितनी हमें सेपरेशन ज़्यादा चाहिए उतना हमें पैसा ज़्यादा ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए तीसरी लाइन डालिए। द रिफ्लक्स रेशियो, ये पैरामीटर है रिफ्लक्स रेशियो एंड द कंडीशन ऑफ रिफ्लक्स, कंडीशन ऑफ ठीक। कॉलम में जो वापस हम भेजते हैं रिफ्लक्स ड्रम का कुछ हिस्सा जो हम वापस भेजते हैं, ठीक। अगर हमारा ये नीचे रखा हुआ है, अगर ये नीचे रखा हुआ है इस तरीके से, तो हम एक पंप के थ्रू हम भेजते हैं, ठीक। तो जो भेजते हैं हिस्सा मान लेते हैं वो एल है और प्रोडक्ट निकालते हैं वो डी है। तो एल अपॉन डी के रेशियो को बोलते हैं रिफ्लक्स रेशियो, ठीक। रिफ्लक्स रेशियो 3 प्रकार के होते हैं, हम बताएंगे चल के आपको। तो इन दोनों का रेशियो कॉल्ड रिफ्लक्स रेशियो, ठीक। तो रिफ्लक्स रेशियो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। अगर हम रिफ्लक्स रेशियो क्या करते हैं, कम कर देते हैं, रिफ्लक्स रेशियो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। रिफ्लक्स रेशियो कम करने पर या ज़्यादा करने पर दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लक्स रेशियो जब हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो इन दोनों की वजह से नंबर ऑफ ट्रे पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। अगर हम रिफ्लक्स रेशियो बढ़ा दे रहे हैं, रिफ्लक्स रेशियो क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो कम नंबर ऑफ पेड़ हमारा काम चल जाता है। अगर रिफ्लक्स रेशियो हम कम करते हैं तो नंबर ऑफ पेड़ हमें बढ़ानी पड़ती हैं। अगर हमें प्योरिटी चाहिए, इफ़ नीड स्पेसिफाइड प्योरिटी, इफ़ नीड स्पेसिफाइड प्योरिटी, ठीक। अगर हमने रिफ्लक्स रेशियो, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल रिफ्लक्स है जी, तो आर से हम रिफ्लक्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने क्या किया है कि रिफ्लक्स रेशियो को बढ़ा दिया, ठीक, तो जो नंबर ऑफ ट्रे हैं वो कम ट्रे से भी हमारा काम चल जाएगा। बट रिफ्लक्स रेशियो हमने अगर कम कर दिया तो हमें क्या करने पड़ेंगे, ट्रे जो है बढ़ानी पड़ेंगी। तो अगर मुझे प्योरिटी चाहिए तो मुझे रिफ्लक्स रेशियो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ गए, प्योरिटी अगर मुझे बढ़ानी है या मुझे इंक्रीज करनी है तो रिफ्लक्स रेशियो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे, इसको कम करेंगे तो ट्रे बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ट्रे बढ़ाओगे मेरे प्यारे तो क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा, ठीक। ट्रे कम करोगे, रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाओगे तो कंडेंसर लोड बढ़ेगा और रिवाइलर लोड बढ़ जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, ठीक। दूसरी बात, हम अगर बोल रहे हैं कि कंडीशन ऑफ रिफ्लक्स, इसका मतलब ये है कि ये तो बात समझ गए आपके भैया, रिफ्लक्स रेशियो अगर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली प्योरिटी क्या बढ़ जाएगी। रिफ्लक्स हमने देते ही इसलिए हैं ताकि प्योरिटी बढ़ जाए, ठीक। अच्छा, रिफ्लक्स की कंडीशन का मतलब ये है कि जो आपने कॉलम में वापस डाला है माल वो बॉइलिंग पॉइंट पे है, ठीक। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट पे है। तो हमें ज़्यादा उसको गर्म करने में कोई दिक्कत हमें नहीं होगी।
वेपर सिंपली हम दे देंगे थोड़ी सी हाई एनर्जी वाली, तो उसको वेपराइज कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। हमने पहले समझाया आपको। बट अगर हमने उसको बॉइलिंग पॉइंट से, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, जिसे बोलते हैं सब कूल्ड लिक्विड। सब कूल्ड लिक्विड मतलब बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है टेम्परेचर, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, तब हमें दिक्कत आएगी, तब प्योरिटी हमें कम मिलेगी। तो हम बॉइलिंग पॉइंट पे ही इसका करते हैं, हम इस कंडीशन में उसको देते हैं। मतलब हम एनर्जी इतनी रिलीज करेंगे कि जस्ट वो कंडेंस हो जाए, ठंडा ना हो, समझे, जस्ट उसी टेम्परेचर वापस फीड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली कंडीशन हमें लिखनी है, चौथा पॉइंट, ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑपरेटिंग pressure and operating pressure and allowable pressure drop। allowable pressure drop across the column, across the column। इसकी कहानी क्या है कि किसी भी अगर हमें कॉलम में देखा जाए तो इसमें जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के बारे में बताता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा कॉलम का, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ गए बात को, प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ेगा। बात समझे। अगर हम कोई भी यहाँ से वेपर जा रही है और ये सब ट्रे हैं बीच में, ठीक, ये ट्रे जैसे ट्रे क्रॉस करेगी ऑटोमेटिक इसका प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा, यानी प्रेशर ड्रॉप इसका होता जाएगा। बात समझे। जो वेपर जा रही है वो एक ट्रे ऐसे कम पार करेगी, अब उसका प्रेशर पहले जब इन करा था उससे कुछ कम हो जाएगा, अगले ट्रे पार करेगी उसका प्रेशर और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसका टेम्परेचर हम इतना रखें, मतलब प्रेशर इतना बढ़ा के रखें जिससे कि लॉस होता जाए ना, तो कुछ ना कुछ प्रेशर रहे इसका ऊपर पहुँचते पहुँचते, जिससे कि तुरंत वेपर जो बने वो हमारी फाइनली वेपर हो, वो इसको क्रॉस कर जाए कॉलम को। अगर इसका वेपर प्रेशर ड्रॉप हो जाता, कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वेपर जो है कॉलम को क्रॉस नहीं कर पाएगी। क्रॉस नहीं कर पाएगी तो अंदर का सिस्टम पूरा क्या होगा, प्रेशराइज हो जाएगा। बात समझ गए। तो हम इसमें इतना मेंटेन रखते हैं, इसकी वैलिडिटी इतनी बची है कि वो सब यहाँ पर हो पाए। तो यहाँ पर जो प्रेशर ड्रॉप जो चीज़ है, यहाँ पर जो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप कितना होता है क्या नहीं, वेपर फ्लो जो हो रहा है वो डिपेंड बहुत सारी चीज़ों में करता है। जैसे इसका प्रेशर ड्रॉप यहाँ पर जा रहा है, कोई वेपर फ्लो मान लेता 20 मीटर के ऊपर आवर्स जा रहा है, तो उसका प्रेशर ड्रॉप कितना होगा, जो डिपेंड करता है कि हमने जो ट्रे हैं वो किस प्रकार सिलेक्ट की हैं, नंबर ऑफ़ ट्रे सिलेक्ट कैसी की हैं, और जो ट्रे है उसकी डिजाइनिंग क्या है, ट्रे किस प्रकार की है, 3 प्रकार ट्रे होते हैं, उनमें से कौन सा ट्रे हमने सिलेक्ट की है, ठीक, ये वाली कितनी ट्रे हमने सिलेक्ट की हैं। तो इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है और ये सब चीज़ें हैं, ठीक। अगर कोई हमारे पास ऐसा कॉलम है जो कि वैक्यूम में रन करता है, डिस्टिलेशन कॉलम मतलब वैक्यूम में रन करता है, मतलब लो प्रेशर में रन करता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि प्रेशर ड्रॉप कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अगर प्रेशर ड्रॉप में बहुत ज़्यादा, ध्यान दो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है, थोड़ा वैक्यूम रखा जाता है, वैक्यूम पे वेपराइजेशन अच्छा होता है। वैक्यूम रखने का मतलब है कि अंदर वेपर रुकनी नहीं चाहिए। वेपर रुकेंगे तब नहीं जब वेपर जल्दी जल्दी पास करेंगे, और वेपर पास तब करेंगे जब उनका प्रेशर लॉस, हर जो वेपर नीचे चली है इसका प्रेशर लॉस कम से कम होगा, क्योंकि हर एक प्लेट पर लिक्विड का एक लेवल होता है, और इस लिक्विड के लेवल से पास हो गई तो प्रेशर लॉस होगा, कुछ ना कुछ होगा इसका वेपर का, ठीक। तो हम इस तरीके डिजाइनिंग करते हैं कि इस वेपर जो वेपर है इसका प्रेशर लॉस कम से कम हो, जिससे कि अंदर रुके ना, रुकेगी नहीं तो प्रेशराइज नहीं होगी और अंदर का वैक्यूम मेंटेन रहेगा। ज़्यादातर यहाँ पर सब में प्रेशर रहता है इस कॉलम में, यहाँ पर आउट होते समय यहाँ पर वैक्यूम होता है सक्शन पर, ठीक है। ये हो सकता है किसी रिएक्टर के थ्रू मेंटेन किया गया हो या फिर वैक्यूम पंप के थ्रू मेंटेन किया गया हो। ज़्यादातर प्लांट में लिक्विड रिंग टाइप के वैक्यूम पंप यूज होते हैं जिनसे यूज किया जाता है, ठीक।
ठीक। तो मतलब बेसिकली हमारा कहना मतलब है कि प्रेशर पे टेम्परेचर डिपेंड करता है। अगर कोई भी कॉलम प्रेशराइज होता है इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अगर कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन कॉलम हैंडल कर रहे हैं और वहाँ पर प्रेशराइज होता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्जेक्शन कॉलम में जो हमारा लिक्विड है उसका जो कंपोजिशन है वो डाउन होगा, क्योंकि सोलबिलिटी डाउन होगी। चलिए हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 5। इसमें क्या है, ट्रे टाइप एंड कॉलम इंटरनल। सही। तो पूरे जो कॉलम की इफ़िशेंसी है, जो पूरा कॉलम जो है वो उसकी इफ़िशेंसी वो डिपेंड करती है इसकी ट्रे के टाइप पे। जो ट्रे का टाइप का सिलेक्शन अगर अच्छा किया है तो कॉलम हमारा मोर एंड मोर एफिशिएंट होगा। अगर ट्रे का सिलेक्शन है वो अच्छे से नहीं किया है तो कॉलम हमारा लेस एफिशिएंट होगा। ये बात हमें याद रखनी होगी। 3 टाइप की ट्रे हैं जो हम इसमें यूज करते हैं। हम जब उनको पढ़ाएंगे तो हम उनका फिगर भी दिखाएंगे आपको और उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं वो बताएंगे आपको, इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये था आज का टॉपिक। इसमें आपको मैंने समझाया कि ऊपर वाले सेक्शन को एरेंजिंग सेक्शन क्यों कहते हैं और नीचे वाले सेक्शन को स्ट्रिपिंग सेक्शन क्यों कहते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।